नमस्ते। आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं दूसरा आदमी, जो लिखी गई है मानव कौल के द्वारा। मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गया। पीछे से माँ जिद करने लगी, नहीं खाना मैं बनाऊंगी। इस युद्ध में जीत माँ की ही होनी थी, पर मैं जिद करके टमाटर, प्याज, हरी मिर्च काटने लगा। आप इतनी दूर से सफ़र करके आई हो, खाना आप ही बनाना, मैं बस तैयारी कर देता हूँ। माँ चुपचाप बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। उन्हें मुझे इस तरह देखने की आदत नहीं है। कई साल पहले जब वो मुझसे मिलने आई थी तो अनु साथ होती थी। तब मैं शादीशुदा था। माँ अनु को बहुत पसंद करती थी। शायद इतने साल माँ इसलिए मुझसे मिलने नहीं आई। घर बहुत छोटा है पर सुंदर है, माँ ने कहा। मैं चुप रहा। सब काट लेने के बाद मैं भी बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। पीछे जंगल था, हरियाली दिखती थी। माँ कुछ और तलाश रही थी। उनकी निगाहें कहीं दूर किसी हरे कोने की जिरह कर रही। मैं बगल में आकर खड़ा हो गया। इसकी उन्हें सुध भी नहीं लगी। माँ लंबाई में बहुत छोटी थी, मेरे कंधे के भी नीचे कहीं उनका सर आता था। मेरा भाई और मैं मजाक में कहा करते थे, अच्छा हुआ हमारी हाइट माँ पर नहीं गई, नहीं तो हम बॉन्जाई ह्यूमन लगते। माँ की आंखों के नीचे कालापन बहुत बढ़ गया था। वो बहुत बूढ़ी लग रही थी। क्या मैं रोक सकता हूँ कुछ? उनका बूढ़ा होना ना सही, पर उनके आंखों के नीचे का कालापन, वो पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं जिनका हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस मूक दर्शक बन सके हैं। सब होता हुआ, सब घटता हुआ, धीरे धीरे। मेरी इच्छा हो रही थी कि माँ के गालों पर हाथ फेर दूं, उनकी झूल चुकी त्वचा को सहला दूं, कह दूं कि मुझसे नहीं हो सका माँ, कुछ भी नहीं। पर इस पूरी प्रक्रिया में वो रो देती और मैं ये कतई नहीं चाहता था। पिछले कुछ सालों में मैंने माँ के साथ अपने सारे संवादों में मैं खुश हूँ कि चाशनी घोली है। उन्हें मेरे अकेलेपन, खालीपन की भनक भी नहीं लगने दी, जिसकी अब मुझे आदत सी हो गई है। अब लगता है कि इस खालीपन, अकेलेपन के बिना मैं जी ही नहीं सकता हूँ। इस बालकनी में तुम कुछ गमले क्यों नहीं लगाते? इस बीच माँ की आवाज़ कहाँ से आई मुझे पता ही नहीं चला। उनके बूढ़े जूहियों वाले गाल बस हल्के से हिले थे। वो अभी भी मुझे नहीं देख रही थी। इच्छा तो मेरी भी है, पर ये किराए का घर है, पता नहीं कब बदलना पड़े। और यूं भी मेरा भरोसा कहाँ, कभी ज़्यादा दिन के लिए कहीं चला गया तो। माँ मेरे आधे वाक्य के भीतर चली गई। मेरे शब्द टूटे, झड़ने लगे, गिर पड़े और मैं चुप हो गया। माँ ने खुद को खाना बनाने में व्यस्त कर लिया। मेरे और माँ के बीच संवाद बहुत कम होते थे। पहले ऐसे नहीं था। पहले हम दोनों के बीच ठीक ठीक बातचीत होती थी और विषय भी एक ही था हमारे पास, अनु। पर अब उन्हें लगता है कि मैं अनु की बात करके इसे दुखी कर दूंगी। अगर गलती से मैं अनु की बात निकाल लेता तो वो कुछ ही देर में विषय बदल देती। इन बीते सालों में माँ खूब सारी बातों का रटा रटाया पुलिंदा लिए मुझसे फ़ोन पर बात करती थी। फिर बीच में बातों का तार टूट जाता या पुलिंदा खाली हो जाता। हम दोनों चुप हो जाते। बात ख़त्म नहीं हुई है, मैं जानता था, पर कुछ और पूछना चाहती हैं, कहना चाहती हैं। कुछ देर में उनकी सांसें सुनता और वो धीरे से बिना कुछ कहे फ़ोन काट देती। धीरे धीरे हमारा फ़ोन पर बात करना बंद हो गया। मैं कभी फ़ोन करता तो वो जल्दी जल्दी बात करती, मानो वो व्यस्त हो। इस बीच वो मुझे खत लिखने लगी थी। शुरू में जब खत मिलते तो मैं डर जाता, पता नहीं क्या लिखा होगा इनमें। पर अजीब बात थी कि वो सारे खत मेरे बचपन के किस्सों से भरे हुए थे। कुछ किस्से इतने छोटे कि उनकी कुछ मानी ही ना हो। उन खतों के जवाब मैंने कभी नहीं दिए। मैंने बहुत कोशिश की, पर जब मैं पेन उठाता तो मुझे सब कुछ इतना बनावटी लगने लगता कि मैं पेन वापस रख देता। मैं अधिकतर खतों में भटक जाता था। कभी कभी कुछ इतना गंभीर बात लिख देता था कि उसे संभालने से मैं पूरा का पूरा खत भर जाता। वो खतों में मेरे बचपन के आगे नहीं बढ़ती थी। बचपन के बाद जवानी थी, जिसमें मैं अकेला था। वहाँ अनु मेरे साथ थी, इसलिए वे खत कभी लिखे नहीं गए। खाना खाते वक्त हम दोनों चुप थे। माँ ने टमाटर की चटनी बनाई थी, जो मुझे बहुत पसंद थी। जब भी माँ खाना खाती तो उनके मुंह से खाना चबाने की आवाज़ आती। मुझे शुरू से ये आवाज़ बहुत पसंद थी।
मैंने कई बार माँ की तरह खाना खाने की कोशिश की, पर वो आवाज़ मेरे पास से कभी आई ही नहीं। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो मुझे देख रही थी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं उस आवाज़ के बारे में उनसे कहना चाहता था, पर ये मैं पहले भी उनसे कह चुका हूँ, सो चुप रहा। खाना खाने के बाद मेरा दोस्त ऋषभ का फ़ोन आया। मैं उसके साथ कॉफ़ी पीने चला गया। ऋषभ जानता था माँ आ रही है। हमारे दोस्तों के बीच ये बहुत प्रचलित था। जब ऋषभ के माँ बाप शहर आए हुए हों तो हमारी जिम्मेदारी थी उसे घर से बाहर निकालने की। वो बाहर आते ही लंबी गहरी सांस लेता और कहता, ओह, मैं तो मर ही जाता अगर तुम्हारा फ़ोन नहीं आता तो। कॉफ़ी शॉप में जैसे ही ऋषभ ने मुझे देखा वो हंसने लगा। बचा लिया बच्चू। उसने कॉफ़ी ऑर्डर की और मेरे सामने आकर बैठ गया। क्या बचा लिया तुझे? इस बार उसने प्रश्न पूछा। क्या जवाब हो सकता है इसका? मैं फिर मुस्कुरा दिया और सोचने लगा, किससे बचा लिया? माँ से, उनके मौन से, उन बातों से जो माँ की आंखें मिलते ही हम दोनों के भीतर रिसने लगती थी, या फिर खुद से। मैंने मेघा को भी बुला लिया है, वो भी आती होगी। क्यों? मेघा को क्यों बुला लिया? अरे यूं ही, उसका फ़ोन आया था, वो तेरे बारे में पूछ रही थी। मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा, माँ अकेली है। माँ अकेली है कहने के बाद मुझे लगा, हाँ, माँ बहुत अकेली है। इच्छा हुई कि इस वक्त वापस चला जाऊं, पर मैं बैठा रहा। उसने कहा, उसने तुझे फ़ोन किया था पर तूने उठाया नहीं। हाँ, मैं व्यस्त था। कैसी है माँ? अच्छी है। यार सुन, चली जाएगी माँ कुछ दिनों में, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, सब ठीक है। थैंक गॉड तूने फ़ोन कर दिया, अभी अच्छा लग रहा है। ये सुनते ही ऋषभ खुश हो गया था। जो वो सुनना चाहता था मैंने कह दिया था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं उसकी तरफ मुड़ा ही था कि वो मेरे गले लग गई। मैं समझ गया ये मेघा ही है। वो कुछ देर तक मेरे गले लगी रही। मैं थोड़ा असहज होने लगा था। तभी वो मेरे पीठ पर हाथ फेरने लगी। मुझे ऐसी सद्भावनाओं में हमेशा घृणा रही है। मैंने तुरंत मेघा को अलग कर दिया। वो मेरे बगल में बैठ गई और बैठते ही उसने भरे गले से पूछा, कैसे हो? मेरी इच्छा हुई कि अभी इस वक्त यहाँ से भाग जाओ। कॉफ़ी पियोगी? ये कहते ही मैं उठने लगा। तभी ऋषभ द मैच मेकर बोला, तुम लोग बैठो, मैं लेकर आता हूँ कॉफ़ी। ऋषभ के जाते ही मेघा ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। हाँ सॉरी, मैं बिज़ी था। या आई अंडरस्टैंड, मैं यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगा। माँ घर पे अकेली है। मुझे पता है ऋषभ कॉफ़ी लेकर जल्दी नहीं आएगा। वो हम दोनों को अकेले समय देना चाहता है। मेघा बहुत अच्छी लड़की है, पर उसमें मातृत्व इतना भरा हुआ है कि वो मुझसे असहज कर देती है। ऋषभ के हिसाब से वो मेरा ख्याल रखती है, जबकि मेरे हिसाब से वो उन महिलाओं में से है जो दूसरों के दुख की साथी होती है। उन्हें इस काम का बड़ा मजा आता है, दूसरों के दुख में एक सच्चे दोस्त की हैसियत से भागीदारी निभाना। मेघा जब भी मुझे देखती है मुझे लगता है कि वो मेरे चेहरे में दुख की लकीरें तलाश रही है। उसके साथ थोड़ी देर रहने के बाद मैं सच में दुखी हो जाता हूँ। ऋषभ के कॉफ़ी लाते ही मैं उठ गया। ऋषभ मना करता रहा पर मैं नहीं माना। जाते जाते मेघा ने एक बहुत गंभीर आवाज़ में मुझसे कहा कि यू नो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। मैंने हाँ में सिर हिलाया और लगभग भागता हुआ अपने घर चला गया। मेरी कभी कभी इच्छा होती थी कि मैं झंझोड़ दूं या पुरानी घड़ी की तरह माँ और मेरे बीच में संबंध के नीचे ज़मीन पर दे मारूं और ये संबंध फिर से पहले जैसा काम करना शुरू कर दे। बीच में बीते हुए सालों को रबड़ लेकर मिटा दूं, घिस दूं, कोई भी निशान ना रहे। मैं सब भूलना चाहता हूँ पर माँ भूलने नहीं देती। शायद माँ भी सब भूलना चाहती है, पर मेरे अगल बगल के रिक्त स्थान में उन्हें बार बार अनु का ना होना दिख जाता होगा। अनु यही है, इसी शहर में। अगर वो किसी दूसरे शहर में होती या दिल्ली में अपनी माँ के पास चली जाती तो शायद सब कुछ थोड़ा सरल होता। माँ अभी भी आशा रखती है कि सब कुछ पहले जैसे हो सकता है। जीवन कितनी तेजी से आगे बढ़ जाता है पता भी नहीं चलता। माँ बहुत पुराना जी रही है, नया उन्हें कुछ भी नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि अनु अब किसी और के साथ रहने लगी है। वो उससे जल्द शादी करने वाली है। हमारा लिखित कानूनी तलाक हो चुका है, जिसके पेपर मैंने ना जाने क्यों अपनी ज़रूरी कागज़ों के बीच में संभाल के रखे हैं। मैं कभी कभी उसे अकेले में खोलकर पढ़ लिया करता हूँ, पूरा शुरू से आखिरी तक। हमेशा मुझे आश्चर्य होता है कि एक निजी संबंध को अलग करने के लिए कितने सरकारी मरे हुए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मुझे हमेशा वो पेटिशन एक कहानी की तरह लगती है। मैंने दरवाज़ा खोला तो माँ सतर्क हो गई। मैंने देखा उनके हाथ में मेरी डायरी है। कुछ सालों से मुझे डायरी लिखने की आदत सी लग गई थी।
उसमें मैं दुख पीड़ा दिन भर की गतिविधियां नहीं लिखता था, उसमें मैं आश्चर्यों को लिखता था। छोटा आश्चर्य जैसे आज एक लाल गर्दन वाली चिड़िया बालकनी में आई। मैं उसके ठीक पास जाकर बैठ गया, पर वो उड़ी नहीं। वो मुझे बहुत देर तक देखती रही। या आज मैंने चाय में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। माँ ने मुझे देखते वो डायरी फ्रिज के ऊपर ऐसे रख दी मानो सफाई करते हुए उन्हें वो नीचे पड़ी मिली हो। रात को क्या खाओगे? माँ ने तुरंत बात बदल दी। मैंने डायरी को अलमारी के भीतर अपने कपड़ों के नीचे दबा दिया। आज कहीं बाहर चल के डिनर करते हैं। कहाँ जाएंगे? बहुत सी जगह हैं, चलिए ना। मैंने भी बहुत दिनों से बाहर का खाना नहीं खाया। ठीक है। माँ को बाहर होटल में खाने में बहुत मज़ा आता था। जब भी वो बहुत खुश होती थी तो कहती थी चलो आज बाहर खाना खाते हैं। एक बार अनु और मैं सिजलर खाने ले गए थे। उन्हें सिजलर खाते हुए देख हम दोनों की हंसी नहीं रुक रही थी। हम दोनों एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। मैंने स्पेशल थाली ऑर्डर की और माँ ने रेगुलर। मुझे बहुत भूख लग रही थी, सो मैं थाली के आते ही खाने पर टूट पड़ा। माँ बहुत धीरे धीरे खा रही थी। कुछ देर में उन्होंने खाना बंद कर दिया। खाना ठीक नहीं लगा क्या? मैंने खाते हुए पूछा। मन खट्टा है, स्वाद कहाँ से आएगा? मेरा भी खाना बंद हो गया। जिन बातों के जख्म हमने घर में दबा के रखे थे, मुझे लगा वो यहाँ फूट पड़ेंगे। क्या हुआ? मैं पूछना चाहता था, पर मैं चुप रहा। माँ पानी पीने लगी। मेरी भूख अभी खत्म नहीं हुई थी, पर एक भी निवाला और खाना मेरे वश में नहीं था। भाई कैसा है? माँ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। भाई और मेरी बातचीत बहुत पहले बंद हो चुकी है। मेरे अकेले रह जाने का जिम्मेदार वो मुझे ही मानता है। माँ उसी के साथ रहती है। उसने माँ को भी मना कर रखा है मुझसे मिलने के लिए। अब शायद उसका गुस्सा भी शांत हो गया होगा और उसने माँ से कहा होगा जाओ देखाओ अपने लाडले को। और माँ भागती हुई सब ठीक करने चली आई। अजीब सा बनाया है, कोई स्वाद ही नहीं है। मैंने वेटर को बुलाकर फटकारा। वो दोनों थालियां उठाकर ले गया। माँ चलो आइसक्रीम खाते हैं। मुझे कुछ नहीं खाना। कुछ भी नहीं, चल घर चलते हैं। मैंने बिल चुकाया और हम दोनों घर वापस आ गए। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे लेकर बालकनी में चली आई। वो हमेशा ऐसा ही करती थी। जब भी कोई ज़रूरी बात हो तो वो हाथ पकड़कर अलग ले जाकर बात कहती थी, पर यहाँ तो कोई नहीं था। शायद बात ज़्यादा ज़रूरी होगी। अब तू क्या करेगा? कुछ भी नहीं माँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो एक बार उसे फ़ोन तो कर लेता। नहीं, उसने मना किया है। तो उसका पति है, तो फ़ोन भी नहीं कर सकता क्या? माँ की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। मैं चुप ही रहा। तू बहुत ज़िद्दी है, ये ठीक नहीं है। कभी कभी तुझे जो अच्छा ना लगे वो तुझे करना चाहिए। कभी तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोच। तू हमेशा हर जगह महत्वपूर्ण नहीं है। माँ, इस संबंध को अब नहीं बचाया जा सकता। अगर तू चाहे तो सब हो सकता है। अब वो समय निकल चुका है। मेरे हाथ में कुछ था भी नहीं। क्या मतलब समय निकल चुका है? जैसे आप ये सब होते हुए देख रही हैं, वैसे ही मैं भी ये सब होते हुए देख रहा हूँ। तो सीधे सीधे क्यों नहीं बात करता? क्या सीधी सीधी बात की जा सकती है? शायद मैं सीधी सीधी बात कर सकता, पर उन सीधी बातों के शब्द इतने नुकीले थे कि वो मेरे कंठ में कहीं अटक जाते, चुभने लगते। मैं सब कुछ सीधा ही कहना चाहता था, पर उस चुभन के कारण बाहर अर्थ बदल जाता। मैं अब सीधी बातें नहीं कह सकता हूँ। मैं बालकनी से निकलकर भीतर चला आया। माँ वहीं खड़ी रही। मैं जानता हूँ इस वक्त माँ मेरी बातों के ताने बाने से अर्थ निकालने में जुटी होगी। फिर उन अर्थों के बहुत से सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब फिर मेरे कंठ में चुभेंगे, और इस बार मैं चुप रहूँगा। क्या हुआ था मेरे और अनु के बीच? अब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है। हम दोनों एक लंबी सैर पर निकले थे। मैं अपना वॉलेट घर में भूल आया था। उसने कहा क्यों चाहिए तुम्हें अपना वॉलेट? तुम्हारे पास कभी पैसे तो होते नहीं हैं। पर मैं वापस घर चला गया अपना वॉलेट लेने। जब मैं वापस आया तो वो वहाँ थी ही नहीं। वो चली गई थी। मैंने उसे फ़ोन किया, कहाँ चली गई? उसने कहा आती हूँ। वो बस आने ही वाली थी और मैं इंतज़ार नहीं कर रहा था। जब मैंने इंतज़ार करना शुरू किया वो वापस नहीं आई। माँ बहुत देर बाद वापस कमरे में आई। मैं दोनों के बिस्तर लगा चुका था। माँ ने हाथ मुँह धोए अपने बैग से सुंदरकांड की एक छोटी सी किताब निकाली और उसका पाठ करने लगी। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। बचपन से ही मुझे माँ के मुंह से सुंदरकांड सुनने की आदत है। कुछ देर में मुझे चपकी सी आने लगी। कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। अचानक मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी, बेटा। मैं थोड़ा हड़बड़ाकर उठा। माँ मेरी बगल में बैठी थी। क्या हुआ माँ? तेरी कमर में दर्द रहता है ना? तेरी गर्म तेल से मालिश कर देती हूँ।
मैंने देखा माँ के हाथ में एक कटोरी है। कितना बज रहा है? तू सो जाना, मैं मालिश करती रहूँगी। माँ मेरी कमर ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, मुझे सब पता है, तू पलट जा चल। मैं पलट गया और माँ मेरी कमर की मालिश करने लगी। मालिश के दौरान मैं माँ को कहता रहा, बस बस हो गया, पर माँ नहीं मानी। मैं उठकर बैठ गया। क्या हो गया बेटा? बाथरूम से आता हूँ। मैं बाथरूम जाकर थोड़ी देर बैठ गया। माँ मेरी मालिश नहीं कर रही थी, वो अपने उस बेटे को छू रही थी जिसे उन्होंने बचपन में अपना दूध पिलाया है, नहलाया धुलाया है, जिसे उन्होंने अपने सामने बड़े होते हुए देखा था। मैं वो नहीं हूँ। मैं बड़ा होते ही दूसरा आदमी बन चुका हूँ। बचपन मेरे सामने खिलौने की तरह आता है जिससे मैं खेल चुका हूँ। मेरे घर में वो खिलौना अब सजावट की चीज़ भी नहीं बन सकता। मैंने मुंह पर कुछ पानी मारा, बाहर आ गया तो देखा माँ अपने बिस्तर पर लेट चुकी है। लाइट बंद कर दूँ? मैंने लाइट बंद कर दी। धीरे से अपने बिस्तर में घुस गया। कुछ करवटों के बाद अचानक माँ की आवाज़ आई, बेटा कल मेरा रिजर्वेशन करा देना, कुछ दिन तो रुक जाओ। नहीं, तेरे भाई ने जल्दी आने को कहा था। ठीक है। मौन, सन्नाटा, कुछ करवटों की खड़खड़ाहट, फिर मौन और अंत में नींद। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।